हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत चौहान। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संकल्प में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम मेडिकल एंट्रेंस के लास्ट 20 ईयर्स के पेपर्स को डिस्कस करेंगे और उसके अंदर सिर्फ हम केवल फिजिक्स प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। शुरुआत जो करेंगे हम वो AIPMT 2000 के पेपर से करेंगे। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं उसे। आई होप आप इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं और साथ साथ अगर आपको ये पसंद आए तो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 AIPMT 2000। देखिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग कि मेडिकल एंट्रेंस की जब भी आप प्रिपरेशन करें तो मेन चीज़ है फिजिक्स, स्पेशली इन फिजिक्स पोर्शन, कि आपको फॉर्मूला जितने ज़्यादा याद होंगे उतना आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 बात करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 masses as shown are suspended from a massless pulley. Calculate the acceleration of the system when masses are left free. जब मेरे फ्री है तो उस सिचुएशन में आपको एक्सेलेरेशन निकालना है। तो मैं इस ब्लॉक डायग्राम को अलग से बोर्ड पे बनाता हूँ, साइड बोर्ड पर, तब आपको समझाता हूँ। देखिए ध्यान से। कुछ सिचुएशन ऐसे है, एक पुली है और इसके ऊपर एक स्ट्रिंग है, कुछ ऐसे। यहाँ पर आपका 10 और यहाँ पर आपका 5 ग्राम का मासेस है, ठीक है। इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा कितना, 10g। इसका वेट भी डाउनवर्ड काम करेगा कितना, 5g, ठीक है। टेंशन कहाँ काम करेगी, यहाँ पर अपवर्ड काम करेगी और यहाँ पर भी कहाँ काम करेगी, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी। अगर ये ए एक्सेलेरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो ये एक्सेलेरेशन से कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये हमारा सेटअप बना। अब हम इसमें इक्वेशन से अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। बिकॉज ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, देन इस सिचुएशन में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। देन फोर्स कितना है आपका, नेट फोर्स 10g, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में -t इक्वल मास इनटू एक्सेलेरेशन। सेम एज यहाँ पर टेंशन का इफेक्ट ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा, t माइनस 5g इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो हम देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसे रफ करता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूंकि हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट केस में आपका मास कितना है, 10 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा। और यहाँ पर कितना मास है आपका, 5 है, तो 5 टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ऑन एडिंग, इससे कैंसिल हो जाएगा। 10g से 5g माइनस होंगे, कितना आ जाएंगे आपके, 5g आ जाएंगे, एंड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 15a आ जाएगा। और यहाँ से हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5g डिवाइड बाई 15, दैट इज विच इज इक्वल्स टू g/3। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, g/3। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा मेरा। याद रखें, क्वेश्चन देखें, वीडियो को पॉज करें, अपने आप से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे सॉल्व होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन देखें, देन फिर एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 3 kg हिट्स ए वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड रिटर्न्स एट द सेम एंगल, द इम्पैक्ट टाइम वॉज 0.2 सेकेंड। आपको टाइम डिफरेंस गिवन है डेल्टा टी। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल। तो मैं इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए ध्यान से, राइट बोर्ड पे इसे मैं रफ कर देता हूँ। देखिए एक वॉल है आपके पास कुछ इस तरीके से, ऐसे एक बॉल आ रही है, कुछ ऐसे हिट हो रही है और हिट होके कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है। और जो वॉल से इसने एंगल बना रखा है बॉल ने, वो 60 डिग्री यहाँ पर और 60 डिग्री यहाँ पर है आपसे। ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। क्लियर है? ये क्वेश्चन में डाटा गिवन है। आपसे पूछा क्या है, फोर्स। हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंस, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा पी निकालना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, मैंने कहा बॉल का मास कितना है आपका m। देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना गिवन है। बॉल है आपकी 3 kg की, ठीक है, और 0.2 सेकेंड डेल्टा टी गिवन है। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। मास कितना गिवन है आपको, मास गिवन है आपका 3 kg और डेल्टा टी कितना गिवन है आपका, 0.2 सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोमेंटम। तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। मतलब एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ इसका सरफेस का, ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सेम एज इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसका भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, और वो चूंकि 30 डिग्री से जुड़े हुए हैं तो कॉस कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएंगे, साइन कंपोनेंट कैसे हो जाएंगे आपके, वर्टिकल हो जाएंगे। वर्टिकल और साथ साथ कैसे हो जाएंगे, अपोजिट। तो जो साइन कंपोनेंट होंगे मोमेंटम के, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बचेंगे कौन से, केवल आपके कॉस कंपोनेंट। तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम लेना है तो mv
कॉस 30, चेंज लेना है तो माइनस, फिर निगेटिव डायरेक्शन में ही है तो कितना हो जाएगा माइनस एम वी कॉस 30। क्लियर है इतना? और डिवाइडेड बाई डेल्टा की टी कितना है आपका 0.2। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, एम है आपका 3, वेलोसिटी आपकी 10। अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो मैं ये 2 टाइम्स कर देता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ कॉस 30 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और इधर साथ साथ कितना आ रहा है आपका 0.2 मल्टीप्लाई में 1 ले लेता है यहाँ पे, ठीक है। इस डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, ठीक है, और 2 से फिर से कैंसिल होगा कितने टाइम्स 5 टाइम्स, 5 टाइम्स 50, 53 150, तो आपका आंसर कितना आ गया 150/3 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है इतना? सवाल समझ में आया? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3, ए मास ऑफ 1 kg इज थ्रोन अप विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। एक 1 kg का मास है जिसे कहाँ फेंका गया है? ऊपर की तरफ। कितनी वेलोसिटी से? 100 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर 5 seconds इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 parts. One part of mass 400 gram comes down with a velocity 25 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एक आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसे वर्टिकली डायरेक्शन में थ्रो करा गया है आपका, ठीक है। कितना मास है उसका? 1 kg मास है। तो जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करने के बाद फ्रैक्शंस में डिवाइड हो तो याद रखेंगे वहाँ पर हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है आपका इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होगा? फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। पहले जो जो डाटा है क्वेश्चन का उसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। इसे रफ कर देता हूँ मैं। देखिए हम जानते हैं ऊपर की तरफ थ्रो करा गया तो ए कितना आ जाएगा? -10 ले लेंगे हम, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम कितना है? 5 सेकेंड का टाइम है हमारा। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी से करा गया है? 100 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। तो हमारे पास इक्वेशन होती है, हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस AT। तो v कितना है हमारा? हमें कैलकुलेट करना है। u कितना है हमारा? 100 माइनस a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? प्लस माइनस हो गया 10 की वजह से, मल्टीप्लाइड बाई t कितना है हमारे पास? 5, ठीक है। कितना है t हमारे पास? 5। तो ये कितना आ गया? 10 5 50, 100 में 50 माइनस होंगे कितना? 50। तो वेलोसिटी क्या आ गई हमारी? 50 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ गई? 50 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से वो ऊपर गया तो हम जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इस डायरेक्शन को आई कैप डिनोट करते हैं, इसको कैसे करते हैं? जे कैप से डिनोट करते हैं। तो ऊपर गया, अब हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होगा? फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो देखिए ध्यान से, इनिशियल मोमेंटम वेलोसिटी कितनी है? 50 की वेलोसिटी है, मास कितना था उसका? 1 kg। तो 1 × 50 mv। और डायरेक्शन कौन सी जा रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जे कैप इक्वल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है, क्या बोला गया है? 1 पार्ट ऑफ मास 400 ग्राम कम्स डाउन विद ए वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। एक पार्ट जो है 1 kg में से 400 ग्राम जो है वो नीचे की तरफ आया। कितनी वेलोसिटी से आया आपका? 25 मीटर पर सेकेंड से। तो 400 ग्राम मतलब कितना हो गया आपका? 0.4 kg मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी कितनी? 25। चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया तो डाउनवर्ड में क्या लेंगे? माइनस जे कैप लेंगे। तो डायरेक्शन क्या हो गई? माइनस जे कैप। क्लियर है? और साथ साथ रिमेनिंग पोर्शन हमने बोला कि पॉइंट जो 600 ग्राम बचेगा, दैट इज 0.6 kg, वो वी वेलोसिटी से आपका मूव कर गया, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे अब। देखिए ध्यान से, कितना हो गया ये हो गया आपका 50 जे कैप इक्वल 25 4 100। तो ये कितना बचेगा आपका? माइनस के 10 जे कैप और प्लस के 0.6 वी वेक्टर। अभी हमें वी की डायरेक्शन नहीं पता थी, अब पता चल जाएगी। माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 60 जे कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.6 वी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से वी वेक्टर कितना आ जाएगा आपका? 60 डिवाइडेड बाई 0.6 जे कैप। पॉइंट्स हटेगा, यहाँ 0 पड़ेगा, इससे कैंसिल होगा कितने टाइम्स? 100 टाइम्स। तो वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी? 100 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या हो गई? जे कैप डायरेक्शन में। दैट इज जो सेकंड फ्रैक्शन है 600 ग्राम का, वो 100 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आप देख सकते हैं ध्यान से, इसे हम यही कर लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व।
ये सबसे पहले हम रेशियो देखते हैं। जब भी इस तरीके का सर्किट डायग्राम हो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या बैलेंस कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। बैलेंस कंडीशन में दो रेजिस्टेंस का रेशियो अनदर दो रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है, दैट इज 3। देखिए मैं एक सेकेंड यहीं ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। 3/6 किसके इक्वल, 4/8 के। तो देख सकते हैं कितना आ गया, ये 1/2 ये आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा कट के 1/2 ये आ जाएगा। दैट मीन्स बैलेंस कंडीशन एग्जिस्ट करती है। और जब बैलेंस कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो जो ये रेजिस्टेंस होता है इसे नेगलेक्ट कर देते हैं। जब नेगलेक्ट करेंगे तो दो रेजिस्टेंस ही बचे और दो रेजिस्टेंस ही बचे, ये हैं तो 4 ये 3 ये। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब एक रेजिस्टेंस सिंगल 7 ओम का, और एक रेजिस्टेंस नीचे आ जाएगा कितने ओम का, 8 and 6 14 ओम का। कितने ओम का, 14 ओम का। अब आप इन दोनों को कैसे करेंगे, पैरेलल में ऐड करेंगे। और जब हम इसे पैरेलल में ऐड करेंगे तो कैसे करते हैं, 1/R1 + 1/R2। जब हम इसे ऐड करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस R कितना हो जाएगा, R1 × R2 / R1 + R2। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 14 × 7 / 14 + 7। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। इसे मैं यहाँ लिख के सॉल्व कर देता हूँ। देखिए 14 × 7 / 14 + 7। और जब हम इस कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 14/3। कितना आ जाएगा, 14/3 ओम। क्लियर है इतना, ठीक है। तो याद रखेंगे जब भी ऐसा सर्किट डायग्राम मिले तो सबसे पहले आप इन रेजिस्टेंस का रेशियो चेक करेंगे। रेशियो चेक करेंगे, अगर रेशियो इक्वल आ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में बैलेंस कंडीशन को फॉलो करेगा, और उस सिचुएशन में बीच वाले रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नाउ अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, ए कैपेसिटर इज चार्ज विद ए बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड इज यू। एक कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करा गया, एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, यू है। तो हम जानते हैं जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कितनी होती है, Q² / 2C। कितनी होती है, Q² / 2C। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग बैटरी अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद इट। बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई, एक कैपेसिटर को और जोड़ दिया गया। तो जब एक कैपेसिटर को और जोड़ा जाएगा तो उस सिचुएशन में सबसे पहले हमें कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो कॉमन पोटेंशियल V कॉमन इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेट चार्ज V को होता है Q/C, नेट चार्ज दैट इज Q1 + Q2 अपॉन C1 + C2। तो देख सकते हैं हमारे पास Q1 तो हमारे पास Q है इनिशियली, सेकेंड का 0 था, अनचार्ज था चूंकि वो, और कैपेसिटेंस दोनों कितनी है, C and C। तो ये कितना हो गया, Q/2C। आपसे बोला है एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। ईच कैपेसिटर में एनर्जी कितनी होगी। नाउ हम फॉर्मूला सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। क्या, एनर्जी स्टोर्ड न्यू दैट इज 1/2 C V कॉमन का स्क्वायर। और जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 ये हो जाएगा आपका Q/2C का होल स्क्वायर। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये इस एनर्जी के जो हमारे इनिशियल एनर्जी स्टोर की थी U थी, इसके 1/4 टाइम्स आपका एग्जिस्ट कर जाएगा। कितना आ जाएगा, U/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, U/4। आप देख सकते हैं अभी हमने 5 क्वेश्चंस करे हैं, और पांचों क्वेश्चंस में कोई भी नया कंसेप्ट नहीं है, बेसिक फॉर्मूले हैं केवल बस। अगर आपको फॉर्मूले पे कमांड अच्छी है तो आप क्वेश्चन को ईजिली समझ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 2 प्रोजेक्टाइल्स ऑफ सेम मास एंड with same velocity are thrown at an angle 60 degree and 30 degree with the horizontal, then which quantity will remain same। तो हम सब जानते हैं जो हमारी रेंज होती है R = कितना होता है, U² sin 2θ/g। ठीक है, और स्पेशल केस पढ़ते हैं हम कि अगर आप थीटा एंगल पे थ्रो करें या आप 90 - θ एंगल पे थ्रो करें तो दोनों केसेस में रेंज क्या रहती है, आपकी सेम रहती है। तो देखिए अगर मैं थीटा को 60 डिग्री कंसीडर करूं, 90 - θ कितना हो जाएगा, 90 - 60 दैट इज 30 डिग्री। तो दोनों केसेस में रेंज क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी। तो क्या रहेगी, आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहेगी। जैसे मैं आपको यहाँ पुट करके दिखाता हूँ, थीटा एंगल पर रेंज कितनी हो गई, इतनी हो गई। अगर मैं 90 - θ एंगल की बात करूँ तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को यहीं सॉल्व कर देता हूँ फिर से। R' क्या लूँगा मैं, U² sin 2 थीटा की क्या आ जाएगा, 90 - 90 ओ सॉरी यहाँ पे आ नहीं रहा है एक्चुअली, इसे इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ बता देता हूँ, R' मान लेते हैं इसे, कितना हो जाएगा, U² sin 2 एज इट इज, और थीटा की कितना आ जाएगा, 90 - θ और /g। और देखिए यहाँ से साइन 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 180 - 2θ, और साइन 180 - 2θ होता है साइन थीटा। तो कितना आ जाएगा ये फिर आपका, U² sin 2θ /g। ये कंप्लीट के डिवाइडेशन में है जी, ठीक है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल।
नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7। ये आपका स्पेशल केस है, देखिए यहाँ से क्या है। ए मास इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एक मास है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज, अगर पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, देन एट विच पॉइंट द स्ट्रिंग विल ब्रेक, स्ट्रिंग कहाँ ब्रेक होगी, तो देखिए यहाँ से जिस पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम होगी, जिस पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम होगी स्ट्रिंग ब्रेक वहीं पर होगी। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं जो पॉइंट बी है, डाउन वर्टिकल डाउन अपोजिट नीचे की तरफ जो दे रखा पॉइंट, इस पॉइंट पर टेंशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इस पॉइंट पर टेंशन क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी। क्लियर है इतना। नेक्स्ट आते हैं, फॉर द गिवन रिएक्शन द पार्टिकल एक्स इज, देखिए ध्यान से 6C कार्बन 5B11 और सॉरी 6C11 5B11 बीटा पॉजिटिव प्लस एक्स। आपसे पूछा गया अननोन पार्टिकल एक्स क्या है, तो अननोन पार्टिकल एक एनर्जी फॉर्म में होगा जो क्या होगा आपका, न्यूट्रिनो होगा। इक्वेशन को बैलेंस करना है सीधे सीधे, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, ए मैन इज स्लिपिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन, एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ से एक व्यक्ति नीचे की तरफ स्लिप कर रहा है। एंड ए बैग फॉल्स डाउन फ्रॉम द सेम हाइट, और यहाँ से एक बैग क्या कर रहे हैं, फॉल्स डाउन नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, आपसे बोला द स्पीड ऑफ द बोथ इज रिलेटेड एज, तो दोनों की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, मास पे डिपेंड नहीं करेगी, ग्रेविटी जी दोनों केस में सेम लग रहा है, तो दोनों की जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। दोनों की स्पीड क्या रहेगी, बराबर रहेगी। आप देख सकते हैं अगर आपको थियोरेटिकल कंसेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में समय नहीं लगने वाला बिल्कुल भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10। ए बॉडी ऑफ वेट 72 न्यूटन, एक बॉडी है जिसका वेट कितना है, 72 न्यूटन है, मूव फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ एट ए हाइट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। देखिए ध्यान से, अर्थ की सरफेस मान लीजिए ये है कुछ इस तरीके से, ये अर्थ की रेडियस है, तो इससे r/2 डिस्टेंस और ऊपर चला गया। कितने डिस्टेंस और ऊपर चला गया, r/2 डिस्टेंस। द ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट विल बी, अब ग्रेविटेशन फोर्स कितना एक्सर्ट होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से, शुरुआती केस में आपका वेट कितना गिवन है, 72 न्यूटन। देखिए इसे मैं जाइड बोर्ड पर समझाता हूँ क्वेश्चन को, इसे रफ कर देते हैं। शुरुआती केस में जो आपका फोर्स है वो कितना है आपका, F = 72 न्यूटन। ठीक है, अब अर्थ की सरफेस से ऊपर गए और अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो स्मॉल g में वेरिएशन होगा, और उस वेरिएशन को हम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला जानते हैं। ये सब 11th क्लास का डेरिवेशन है, RE + H का होल स्क्वायर। सॉरी, इसे यहाँ से रफ कर देते हैं। ठीक है, नाउ हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो h है वो कितना गिवन है हमारे पास, अर्थ की रेडियस से हाफ रेडियस पर ऊपर की तरफ चला गया है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, g ये हो जाएगा RE/RE + RE/2 और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है इतना। नाउ आगे बढ़ते हैं, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो RE² से RE² कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा कैलकुलेशन जो सॉल्व करके आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4/9 टाइम्स ऑफ g। कितनी आ गई, 4/9 टाइम्स ऑफ g। इसलिए नया फोर्स जो एक्सर्ट होगा F' कितना होगा आपका, m/g'। ये क्या आ गया आपका g', वैल्यू पुट कर देते हैं, m एज इट इज रहने देते हैं, थोड़ी देर g' की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी हो जाएगी, 4/9 टाइम्स ऑफ g। क्लियर है इतना। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जो F' है वो कितना आ गया आपका, mg टाइम्स ऑफ 4/9, और हम देख सकते हैं F = क्या होता है, mg। F = क्या होता है, mg। इसकी वैल्यू को पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, 72 टाइम्स ऑफ 4/9, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 30, 9 8 और 8 4 32 न्यूटन। तो कितना फोर्स एक्सर्ट कराएगा वो आपका, 32 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कराने वाला है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, तो हम सब जानते हैं रेन ड्रॉप के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन होती है, डिस्पर्जन एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेनबो फॉर्मेशन होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वेक्शन, क्यों, क्योंकि आपका कन्वेक्शन के केस में आपकी हीट जो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे फ्लो होगी विद पार्टिकल्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नंबर 13, फॉर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ये सेकंड्स में सॉल्व हो जाते हैं। मेन मैंने आपको फिर से बताया, आप एक फॉर्मूला कॉपी मेंटेन करके रखें अच्छे से, उस फॉर्मूला कॉपी को बहुत डेली पढ़ते रहे, तो आप यकीन मानेंगे कम से कम 15 से 20 प्रॉब्लम तो केवल डायरेक्ट आपकी देखते ही आप आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फॉर ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस म्यू इक्वल्स टू कितना गिवन आपको, 1.5, हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, इट इज सिल्वर्ड ऑन इट्स प्लेन सरफेस। देखिए प्लेन सरफेस से क्या कर दिया गया, उसे सिल्वर्ड करा गया। फाइंड द फोकल लेंथ आफ्टर सिल्वरिंग, सिल्वरिंग करने के बाद फोकल लेंथ क्या होगी। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है आपका और इसे क्या कर दिया गया, एक तरफ से
सिल्वर्ड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? सिल्वर कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? आपको निकालनी है फोकल लेंथ। तो पहले आप एक काम कर लीजिए, पावर कैलकुलेट कर लीजिए। पावर के लिए एक जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद हम फोकल लेंथ इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं इसे आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। इसे रफ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से आपका ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके से। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? पावर इक्विवेलेंट। तो जो हमारी पावर इक्विवेलेंट होगी वो कितनी होगी? लेंस की पावर 2 टाइम्स प्लस मिरर की पावर। अब मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, इसलिए पावर कितनी हो जाएगी? इसकी 0 हो जाएगी। लेकिन लेंस की पावर हम निकालेंगे लेंस मेकर फॉर्मूले की हेल्प से, दैट इज म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि दूसरी जो रेडियस है वो इनफाइनाइट हो रही है तो वो टर्म आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका इतना आ गया। आपसे क्या पूछा गया है? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है आप सब जानते हैं, 1 अपॉन पावर। फोकल लेंथ क्या होती है? 1 अपॉन पावर। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा? आर ऊपर पहुँच जाएगा अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1, ठीक है। वैल्यू पुट कर लीजिए आर और म्यू माइनस 1 की। देखिए यहाँ से अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर कितना गिवन है आपको? 10 सेंटीमीटर और म्यू कितना गिवन है? 1.5। तो यहाँ आ जाते हैं, आर तो हो गया आपका 10 और 2 एज इट इज रहा, ये कितना हो गया? 1.5 माइनस 1.5 बचेगा। तो ये हो गया कितना? 10 अपॉन 2 इंटू 0.5। पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 बढ़ेगा, 5 2 ज़ा 10, ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी आ जाएगी आपकी फोकल लेंथ? 10 सेंटीमीटर। कितनी आ गई फोकल लेंथ आपकी? 10 सेंटीमीटर। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका क्वेश्चन ये आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए थ्योरेटिकल प्रॉब्लम कितनी जल्दी होगी। बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन ने क्या प्रूव करा था? E इक्वल टू एच न्यू। क्या प्रूव करा था? E इक्वल टू एच न्यू। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन इज ऑब्टेन्ड फॉर ट्रांजिशन। किस ट्रांजिशन के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी? तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है? न्यू इक्वल टू आर सी और 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर। एन फाइनल स्क्वायर माइनस एन इनिशियल स्क्वायर। तो मैं देख सकता हूँ इस सारे सेटअप के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मुझे किस ऑप्शन में मिलने वाली है? एन इक्वल टू 2 टू एन इक्वल टू 1 के लिए। आप वैल्यू पुट करें, इंडिविजुअल के लिए सबके लिए निकालें और आंसर आ जाएगा। अब प्रैक्टिस करेंगे तो आप केवल फॉर्मूले के बेस पर ही डायरेक्ट ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर ए हॉलो सिलेंडर एंड ए सॉलिड सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। बहुत ध्यान से समझेंगे, अच्छा सवाल है। एक इंक्लाइन प्लेन है, डेरिवेशन है 11th क्लास का। यहाँ से एक होलो सिलेंडर और एक सॉलिड सिलेंडर आपका मतलब 1 बाय 1 नीचे की तरफ रोल किए जा रहे हैं, मतलब एक साथ रोल किए जा रहे हैं। आपसे पूछा है फॉर देन विच ऑफ दिस रीच अर्लियर ऑन द ग्राउंड, कौन सा इनमें पहले पहुंचेगा। देखिए हम सब जानते हैं जिसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा वो पहले पहुंचेगा। तो ए इक्वल टू होता है हमारा क्या? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। क्या होता है? ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। तो मुझे क्या दिख रहा है? देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या दिख रहा है? जो एक्सेलरेशन है वो कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा वो एक्सेलरेशन उसका कम होगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हमारे पास दो चीज़ थी, एक तो होलो सिलेंडर था, एक सॉलिड सिलेंडर था। होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर में जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा वो लेट पहुंचेगा और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या होगा? कम होगा, वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो हम सब जानते हैं जो सॉलिड सिलेंडर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 एम आर स्क्वायर और जो होलो सिलेंडर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। तो दोनों के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका कम? हाफ एम आर स्क्वायर, दैट इज सॉलिड सिलेंडर का कम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए पहले कौन पहुंचेगा? इसलिए पहले कौन पहुंचेगा? सॉलिड सिलेंडर पहुंचेगा। देखिए हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं होती है, सिर्फ आप कंसेप्ट लगाएं आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा पहले पहुंचेगा? सॉलिड सिलेंडर। अभी आप यही फॉर्मूले कॉपी में अपने नोट कर लें, ऐसा चाहे कैसे ही केस क्यों ना बने, आपको सिर्फ क्या चेक करना है? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लगभग मान लो, वैसे तो 1 प्लस में है, आप इतना भी मानेंगे तब भी आपका आंसर वेरी कर जाएगा और आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 17। देखिए ध्यान से, इसे थोड़ा सा और कर लेते हैं। 17 कहती है टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम द करेक्ट एक्सप्रेशन इज। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा होगा? हम सब जानते हैं कि गामा इक्वल्स टू होता है 1 प्लस 2 अपॉन एफ। गामा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 प्लस 2 अपॉन एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। अब इसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो एफ की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका एफ की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन
गामा माइनस वन, कितनी आ जाएगी एफ की वैल्यू 2/गामा-1। कैसे, देखो 1 को इधर ले आओ माइनस में और फिर इन्वर्ट कर दो, तो ये आपका एफ की वैल्यू कितनी आ गई 2/गामा-1। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑर्डर फॉर गामा रेज, एक्स रेज एंड अल्ट्रावायलेट। सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, बी वाले की, फिर ए वाले की और फिर सी वाले की। तो इसे आप किस ऑर्डर से याद रख सकते हैं, मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप कभी भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। और ये क्लियर ऑल कर देते हैं इसे, देखिए यहाँ से क्या है ट्रिक। गांधी एक्सरे यूज्ड, वाइडली की स्पेलिंग में थोड़ी सी डिफरेंट लिखता हूँ, वाइडली इन मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च। अब आपकी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आप इजीली कर सकते हैं। देखिए ये हुए गामा रेडिएशन, जो अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हो तो हल्क के ऊपर जो रेडिएशन पड़ा था। एक्सरे सब जानते हैं क्या होता है, यू से हो जाएगा आपका अल्ट्रावायलेट, फिर हो जाएगा आपका विजिबल, इसलिए हमने वाइडली की स्पेलिंग लिखी थी। इंफ्रारेड, एम से हो जाएगा आपका माइक्रो, और आर से हो जाएगा आपका रेडियो। आर से क्या हो जाएगा, रेडियो। देखिए यहां से सब जानते हैं इन सब में सबसे खतरनाक गामा रेडिएशन, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, इधर की। दैट मीन्स इस तरफ चलेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। क्वेश्चन पे आ जाइए, बी नंबर पे कौन था। देखो ये क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए इसलिए है कि बच्चा क्या सोचेगा, पहले वाला ए होता है, दूसरा वाला बी या तीसरा वाला सी, लेकिन इसमें क्या देखा है, गामा रेस को बी बोल रखा है, ध्यान रखेंगे इसे, और इसे क्या बोल रखा है, ए बोल रखा है, और इसे क्या बोल रखा है, सी बोल रखा है। तो इसलिए इस ऑप्शन को, क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन है और ये एक स्पेशल केस भी है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस ए हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज गिवन बाय। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ऐसे केसेस में देखो जनरली हम क्या करते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूला है इसका, आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सीधे सीधे फॉर्मूला है। अगर हमें ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है 2k लैम्डा अपॉन ए, और साथ साथ कितना, साइन एल्फा बाई 2, साइन एल्फा बाई 2। अगर मैं एल्फा एंगल की बात करूं तो एल्फा एंगल कितना है, पूरा का पूरा ये बनना है, वो कितना है, पाई। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, 2k लैम्डा बाई ए, ठीक है। और साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो साइन कितना हो गया ये, पाई बाई 2। तो देखो साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, ये खत्म हो गया, के की जगह क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। रिवर प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और इस तरह की प्रॉब्लम तो रिपीट ज़्यादा होती है। देखिए ध्यान से क्या कहता है, द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर। मैं बना देता हूँ यहाँ पे, सपोज करो ये रिवर है और इसकी विड्थ कितनी है आपकी, 1 किलोमीटर है। क्लियर है। द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ रिवर विद शॉर्टेस्ट विल पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट, और वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी की बिना आपको 5 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या निकालना है, टाइम। तो देखो सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ जाना है, एक तरफ से दूसरी तरफ। द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ रिवर विद शॉर्टेस्ट विल पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट। कितने टाइम में, 15 मिनट्स टाइम गिवन है आपको। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, इस 15 मिनट को किस में कन्वर्ट कर लो, सेकेंड्स में। तो 15 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। सॉरी आवर में कन्वर्ट कर लिया हमने, कितना आ गया 1/4 आवर आ गए। देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम, रिवर स्ट्रीम की वेलोसिटी पूछी गई है आपसे। क्या पूछी गई है, वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम। और बोट की वेलोसिटी आपको गिवन है, ठीक है। बोट की वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको, हम सोच लेते हैं, इस तरफ गए हैं, एक काम करते हैं, इससे कुछ ऐसे डिनोट करते हैं और हम जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो आपको कितनी गिवन है, 5 किलोमीटर। तो सीधे सीधे कुछ नहीं करना, हम जानते हैं टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और स्पीड कितनी निकलेगी हमारी, जो हमारी आपकी जो वेलोसिटी ऑफ बोट है, यू स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस जो आपकी वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है किसकी, रिवर स्ट्रीम की। तो देखो ये हमारी बोट की वेलोसिटी थी जो ऐसे ऐसे जा रही थी, शॉर्टेस्ट टाइम तभी लेगी वो, और ये हमारी रिवर स्ट्रीम की वेलोसिटी हो गई। तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हमने निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दो, v का स्क्वायर ले लेंगे हम यहाँ पर, d की वैल्यू कितनी है रख देते हैं वैल्यू, t कितना है 1/4
और डी कितना है आपका 1 किलोमीटर अपॉन यू की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट में 5 का स्क्वायर और माइनस वी स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके हमारा आ जाएगा कितना 3 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व आप खुद करेंगे, इसे वैल्यू पुट कर दी है मैंने, स्क्वायर करें दोनों साइड का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, आंसर निकाल दें। आंसर कितना आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम नंबर 21 की बात करते हैं। यहाँ आते हैं, देखिए पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। एस गिवन है आपको 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8। ये आपका एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस तरीके की प्रॉब्लम आपकी नॉर्मली हर तरीके के कंपटीशन में पूछी जाती है। तो करना क्या, आपसे बोला गया है एक्सेलेरेशन निकालना है पार्टिकुलर टी को 1 सेकंड पर। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो आप क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी निकालने के बाद में आप एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे, फिर टी इक्वल टू 1 सेकंड लिख के आंसर निकाल देंगे। तो देखिए ध्यान से, मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। क्या है आपके टर्म 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर, ये आपको इसका क्लियर कर देते हैं। आपका s गिवन है कितना 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर और कितना गिवन है प्लस 14t प्लस 8 प्लस 14t और प्लस 8, ये आपका s गिवन है। सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी क्या होता है ds अपॉन dt। तो कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ डायरेक्ट। 3 3 9 t स्क्वायर प्लस 14t एंड t का 1 हो जाएगा, कितना बचेगा केवल 14, 8 का 0 हो जाएगा। वेलोसिटी आ गई। एक्सेलेरेशन निकालने के लिए इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो, dv अपॉन dt। जब करेंगे तो 9 2 से कितना हो जाएगा 18t और प्लस 14t का 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, प्लस ये कितना हो जाएगा 0। अब आपको क्या करना है, t की वैल्यू पुट करनी है। t की वैल्यू जब पुट करेंगे कितनी है हमारे 1 सेकेंड, तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया हमारा 18 प्लस 14, ये कितना आ जाएगा आपका 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा एक्सेलेरेशन आपका 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 22, बहुत आसान प्रॉब्लम में बोला गया है ए चार्ज क्यू सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, देखिए ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन सॉलिड स्टेट अगर आपने पढ़ रखी है केमिस्ट्री की तो बहुत आसानी से जाते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू द ऑल द सरफेसेस ऑफ द क्यूब, कहाँ पर रखा हुआ है, कॉर्नर पर। मान लीजिए कॉर्नर पर रखे हुए हैं, तो इस चार्ज का कितना फ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा इस क्यूब के लिए, केवल 1/8 का। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम नेट फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज का कितना फ्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है 1/8, तो चार्ज कितना एग्जिस्ट कर रहा है q/8। देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा आपका q/8 एप्सिलॉन नॉट। कॉर्नर पे कितना फ्रैक्शन एग्जिस्ट करता है 1/8 का, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा q/8 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतना? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 23। देखिए बहुत आसान है। इसमें क्या करना पड़ता है आपको, स्पेशली डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। देखो कैसे, पी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो मैं पहले 5 एम्पेयर के लिए डायरेक्शन बताता हूँ। देखो ऐसे थंब रखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट में, थंब रखने के बाद में जिस डायरेक्शन फिंगर कर्ल होंगी वो डायरेक्शन होगी आपकी फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की। तो हम क्या देख सकते हैं कि जो 5 एम्पियर वाले के केस में तो इनवर्ट डायरेक्शन में जाएगी कर्ल होके, और मैं अगर 2.5 वाले की बात करूँ तो घूम के कहाँ आएगी, बाहर की तरफ आएगी। 2.5 वाले केस में आएगी डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी। तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो मैं पहले बात करता हूँ 5 एम्पियर वाले के लिए। तो बी कौन से वाले के लिए, इसे नाम दे देते हैं 1 बोल देते हैं, B1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हम सब जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, μ0I/2πa, μ0I/2πa। तो I कितना है 5, μ0/2π, A कितना है आपका 2.5, तो मल्टीप्लाइड बाई 2.5। ठीक है, ऐसी B2 कितना आएगा आपका, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इनवर्ड हो गई, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड हो गई। B2 निकाल लेते हैं, B2 कितना होगा μ0I कितना है 2.5 μ0/2πa, 2πa कितना है आपका 2.5। ठीक है, 2.5 से 2.5 कैंसिल हो गया, कितना आ गया μ0/2π। देखिए यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा, 2.5 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो कितना आएगा 2 μ0/2π। दैट इज ये तो आ गया B1, तो आ गया आपका कितना, ये आ गया आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसकी वैल्यू तो आ गई आपकी कितनी 2 μ0/2π, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, केवल और केवल μ0/2π। अब हम क्या करेंगे, एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका μ0/2π। चूंकि जो बड़ा वाला है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, इसीलिए आपके क्वेश्चन के आंसर भी क्या आ जाएगा, इनवर्ड, μ0/2π। यहाँ तक किसी को पूछना हो तो आप अभी स्क्रीनशॉट लेके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं आपको स्पेशल पर्टिकुलर क्वेश्चन भी अगर समझ में नहीं आता तो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड करें, हम उसे आपका वीडियो बना के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है ए चार्ज हैविंग q/m इक्वल टू 10⁻8। आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन कर दिया, q/m गिवन कर दिया, कितना है 10⁻8। ठीक है, एंड विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन कर दी कितनी
3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपसे बोला गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी कितना है 0.3 टेस्ला एंड द एंगल 30 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ फील्ड, द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा, बहुत आसान सवाल है, देखिए ध्यान से। मैं इसे राइट बोर्ड पे समझाता हूँ आपको, डायग्राम समझा देता हूँ, कैलकुलेशन हम वहीं कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और एक पार्टिकल जो है इससे 30 डिग्री का एंगल बना के थ्रो करा गया। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो हम सब जानते हैं जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो एम वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन चार्ज इंटू बी इतना होता है। देखिए वी का थीटा इधर जुड़ा हुआ है तो इधर पैरेलल कंपोनेंट आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर आएगा? इधर। कितना आ जाएगा वो? वी साइन 30। तो वैल्यू पुट देख रही एम अपॉन क्यू को एज इट इज रहने दो, मल्टीप्लाइड बाई वी की जगह कितना आ जाएगा? वी साइन 30 और डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं 0.3 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.3 टेस्ला और ये आ गया आपका 0.3 टेस्ला। क्लियर है इतना? अच्छा, Q अपॉन एम की वैल्यू हमें पहले से गिवन है और V की वैल्यू भी पता है, देखते हैं कितनी कितनी है। देखिए Q अपॉन एम है हमारा 10⁸ और V कितना है 3 × 10⁵। तो ये कितना हो जाएगा? Q अपॉन एम रखेंगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 10⁸ और ये कितना है 3 × 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 और डिवाइडेड बाई 0.3। ठीक है, सॉरी ये 10⁸ कहाँ जाएगा आपका? नीचे आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸। ठीक है, क्योंकि Q अपॉन एम गिवन है आपको। ठीक है, इन्वर्ट इसका। तो आप सब वैल्यू पुट कर दी हैं, आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा इसमें वो आ जाएगा आपका 0.5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वालिटी फैक्टर। डायरेक्ट फॉर्मूला है क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? ओमेगा एल अपॉन आर। कितना होता है? ओमेगा एल अपॉन आर। प्रॉब्लम नंबर 26, ये मान के चलिए अगर कंडीशन देखिए, वैसे तो 26 भी भारी नहीं है, वैसे हर पेपर में क्या होता है 4-5 प्रॉब्लम तो होती है जो आपको डिस्टर्ब करने के लिए होती है केवल, जिनमें से 26 भी है। लेकिन आप देखना बहुत आसान प्रॉब्लम है अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो। देखिए, 2 स्टेशनरी सोर्स ईच एमिटिंग वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। कितनी? लैम्डा वेवलेंथ। एन ऑब्जर्वर मूव्स फ्रॉम वन सोर्स टू अदर विद वेलोसिटी u, देन नंबर ऑफ बीट्स हियर्ड। बीट्स फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होती है। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, n1 - n2। तो मेन क्या है आपको? n1 और n2 निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? एक सोर्स यहाँ पर है, एक सोर्स यहाँ पर है। ठीक है, S1 इसे बोल देता हूँ, S2 ये बोल देता हूँ और यहाँ से u वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है। ठीक है, तो पहले सोर्स S1 से तो दूर जा रहा है तो इसके लिए n1 कितना हो जाएगा? n1 हो जाएगा आपका n v - u डिवाइड बाई v। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया हमने। और जो दूसरा वाला है उसके लिए n2 कितना हो जाएगा? उसके लिए हो जाएगा n2 इक्वल कितना हो जाएगा? n, चूंकि उसके पास आ रहा है तो क्या हो जाएगा? v + u और डिवाइड बाई v। बस आपको क्या करना है? दोनों वैल्यूज को यहाँ फॉर्मूले में पुट करो और जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा आपका 2nu अपॉन v। इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2nu अपॉन v। लेकिन आंसर में तो यह ही नहीं, आंसर में किसकी टर्म्स में गिवन है? लैम्डा के टर्म्स में। तो हम सब जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है? n लैम्डा। तो जैसे मैं v की जगह n लैम्डा रखूंगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 2u अपॉन लैम्डा। कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 2u अपॉन लैम्डा। तो देख सकते हैं एक सोर्स से जब दूर जा रहा है तो वेलोसिटी डिफरेंस लिया, एक के पास आ रहा है तो वेलोसिटी क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, ये कंसेप्ट है आपका किसका? डॉपलर इफेक्ट का। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। स्ट्रिंग इज कट इनटू 3 पीस पार्ट्स हैविंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज n1, n2 and n3 रेस्पेक्टिवली, देन द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन एस। आपको बोला गया एक स्ट्रिंग है उसे 3 पार्ट्स में तोड़ दिया गया, L1 + L2 + L3 में। और हम सब जानते हैं L और N की डिपेंडेंसी क्या होती है? L = k अपॉन n। ये कितना हो जाएगा? k अपॉन n1 फॉर पर्टिकुलर स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स प्लस k अपॉन n2 और प्लस k अपॉन n3। जब k दोनों तरफ से कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/n = कितना जाएगा? 1/n1 + 1/n2 + 1/n3। ठीक है, इतना क्लियर है? तो आप देख सकते हैं अगर आपको फॉर्मूले लाने तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। नेक्स्ट आते हैं, देखो ये क्वेश्चन क्या गिवन है? इक्वेशन ऑफ द 2 वेव्स गिवन एज x = a cos ωt + l, y = a cos ωt + अल्फा। डेल इक्वल टू गिवन है। तो देखो मैं x की वैल्यू को निकालता हूँ। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a cos ωt प्लस डेल की जगह कितना आ जाएगा? अल्फा + π/2, अल्फा + π/2। ठीक है,
देखो cos 90 प्लस इस पूरे को थीटा मान लो, तो cos 90 प्लस थीटा क्या है, साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा a साइन, कितना हो जाएगा ओमेगा टी प्लस एल्फा। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। एक इक्वेशन हमारे पास ये है, जब मैं इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो मेरी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है, एक सर्किल की इक्वेशन है। अब प्रॉब्लम इज दैट सर्किल के दो ऑप्शन है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब आपका आंसर क्या होगा, इस चीज़ का आइडिया लगाना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे इक्वेशंस को, और प्लॉट करके सीधे सीधे आपका आंसर बैठ जाएगा कौन सा, सर्किल वाला, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे प्लॉट करेंगे मैं फिर से बता देता हूँ। आप कॉस ओमेगा टी प्लस एल्फा प्लस वाई बाई टू को प्लॉट करेंगे, इसे प्लॉट करेंगे। जब आप देखेंगे तो आप खुद पाएंगे कि आप कुछ आपके जो वेक्टर ड्रॉ होंगे कुछ इस तरीके से ड्रॉ होंगे, जो फेजर डायग्राम में ड्रॉ करते हैं जैसे हम, इसलिए वो पोजीशन कैसे हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज सर्किल। ठीक है इतना। नेक्स्ट आते हैं रिलेशन बिटवीन आपका क्या है, हाफ लाइफ लैम्डा टी एफ, साइड डायरेक्ट फॉर्मूला टी हाफ इक्वल टू कितना होता है, एल एन टू बाई लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है द रेशियो W अपॉन क्यू फॉर ए कॉर्नर इंजन इज W1/6। आपको क्वेश्चन में गिवन है W अपॉन क्यू का रेशियो। द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस बाई 62 डिग्री सेल्सियस, देन दिस रेशियो बिकम्स ट्वाइस। अगर 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका रिड्यूस हो रहा है तो ये कितना हो जा रहा है आपका, ट्वाइस हो जा रहा है। देयरफॉर द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सिंक एंड द सोर्स आर रेस्पेक्टिवली। आपसे इनिशियल टेम्परेचर पूछा गया है, तो देखिए इसे व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, W अपॉन क्यू कितना गिवन है, 1/6। और W अपॉन क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर, कितना हो गया 1/6। यहाँ से TL अपॉन TH कितना आ जाएगा, इसे इधर ले जाइए, इसे इधर ले जाइए, तो कितना आ जाएगा 5/6। ये एक रिलेशन आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कि अगर हम सिंक के टेम्परेचर को 62 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करें तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा रेशियो था ये डबल हो रहा है। सेकंड केस देखते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या, सिंक का टेम्परेचर 62, दैट इज TL माइनस कितना कर दिया, 62 कर दिया गया, अपॉन TH एज इट इज रहा, और वो कितना हो रहा है डबल, दैट इज 2/6। इसे सॉल्व कर लीजिए फिर से, ये 62 है यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा आपका TL, एक सेकेंड, ये जाएगा TL माइनस 62 डिवाइड बाई TH एज इट इज। 1 को इस तरफ लेगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 6, 1/3 है, 1 और आ जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा ये 2/3। क्लियर है इतना। इसकी कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3TL माइनस 3 2 6 और 3 6 18 इक्वल टू कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ TH। ठीक है, आपको क्या करना है, TH की वैल्यू निकालो, TL की वैल्यू निकालनी है। अब आप देख सकते हैं TL इक्वल टू कितना हो गया आपका, 5/6 टाइम्स ऑफ TH। एक इक्वेशन मेरे पास ये हो गई, एक इक्वेशन मेरे पास ये हो गई। मैं TL की जगह TH की टर्म्स में रख के TH की वैल्यू निकालूंगा और फिर किसकी निकालूंगा, TL की। तो ऑन सॉल्विंग आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे खुद से, वीडियो को पॉज करें और इसे कॉल सॉल्व करें। मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, जो आंसर बैठेगा आपका इसका, वो बैठेगा आपका जो TH है, TH वो तो आएगा आपका कितना, 372 केल्विन। कितना आएगा, 372 केल्विन। इसे आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 99 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, और जो TL है वो कितना आ जाएगा आपका, वो 310 केल्विन आएगा, जिसे आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा, 37 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन से हो गया, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन को रोकें, अभी पढ़ें क्वेश्चन को और फिर से एक बार खुद से सॉल्व करके देखें। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो 5 क्वेश्चन जो डिफरेंट थोड़े आपको डिफिकल्ट लगते हैं उन्हें आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31 कहता है विच डायोड इन फॉरवर्ड कंडीशन। फॉरवर्ड कंडीशन कौन होगा, जो पॉजिटिव से निगेटिव करंट फ्लो होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सीधे सीधे बता रहा है, देखो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। नेक्स्ट आते हैं, वो बोलता है क्या कि गिव द ट्रूथ टेबल। कौन सी आपकी ट्रूथ टेबल सही है, देखिए ध्यान से। हम देख सकते हैं 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 1 से 0 से 0, 0 की 1 से 0, 0 की 0 से 0। तो कौन सा गेट बन गया, एंड गेट। एंड गेट क्या कहता है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी। क्या कहता है, y इक्वल टू ए डॉट बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या की मैंने, इस तरीके से द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ L इज डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजिशन एट एन एंगुलर पोजिशन थीटा। मीन पोजिशन से डिस्प्लेस कर दिया हमने, कहा यहाँ तक आ गया। ठीक है, इसकी हाइट ऐसे रोक लेते हैं इसे हम थोड़ी देर के लिए। ये कितना है, थीटा है, ये L है, तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, L cos थीटा। ठीक है, और जो आपकी टोटल हाइट है वो कितनी है आपकी, वो L है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में। तो मैं देख लेता हूँ इस राइट बोर्ड पे बता देता हूँ आपको, देखो ध्यान से। ये हो गया आपका यहाँ से क्लियर। ऐसी कुछ कंडीशन है, एक बॉब है,
एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, एंगल कितना बना रखा है इसने, थीटा बना रखा है, लेंथ कितनी है, एल है, इस लाइन को यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये कितनी हो जाएगी, एल कॉस थीटा, और ये पूरी लेंथ कितनी यहाँ से यहाँ तक की एल है। ठीक है, तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कहाँ पर, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसके इक्वल होगी। तो हम सब जानते हैं, देखो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल माइनस एल कॉस थीटा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एल कॉमन ले लिया, 1 माइनस कितना हो गया कॉस थीटा, और इक्वल टू कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ से वी स्क्वायर की एम से एम कैंसिल हो गया, 2 को इस तरफ ले जाओ तो वी की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट में 2gl, और साथ साथ कितना 1 माइनस कॉस थीटा, कितना आ गया 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। तो आंसर कौन सा मिल गया, 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, फर्स्ट आंसर बैठ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहती है एफ गिवन है, वी गिवन है, इंस्टेंटेनियस पावर, सब जानते हैं पी पावर इक्वल होता है एफ वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। तो इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकालो, 62 से कितना हो जाएगा 120, 15 4 से 60 माइनस 60 हो गया, और 5 3 से 15 माइनस 15 हो गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारा कितना आ जाएगा, ये 120 में से इस माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 45 वॉट आ जाएगा। कितना आ गया आपका 45 वॉट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 35 प्रॉब्लम फॉर द एडजॉइनिंग डायग्राम ए ट्राइंगुलर लैमिना इज शोन द फिगर। आप देख सकते हैं ट्राइंगुलर लैमिना। देखिए इस क्वेश्चन करने की शॉर्ट ट्रिक है, आप सीधे सीधे एक चीज याद रख लो, अगर ट्राइंगुलर लैमिना है तो जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, जो क्या होगी हमारी लॉन्गेस्ट साइड, उसके लिए इंटेंसिटी जो होगी आपकी मिनिमम होगी। आई क्या रहेगा उसके लिए, मिनिमम रहेगा। और जो स्मॉलेस्ट है, आई सॉरी इंटेंसिटी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो स्मॉलेस्ट है साइड, उसके लिए आई क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो जब हम ट्राइंगल को ध्यान से देख रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में सीधे सीधे पता चल रहा है कि I2 सबसे बड़ा, फिर I1 और फिर I3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें डबल का ऑप्शन है, तो देख सकते हैं हम। देखो मैंने क्या बोल दिया, I2 सबसे बड़ा क्योंकि छोटा है, स्मॉल साइड है, आई मैक्सिमम हो जाएगा। फिर कौन है, I1 है, और फिर कौन है, I3 है। तो ऑप्शन देख लो, I2 ग्रेटर देन I1, I2 ग्रेटर देन I1, कौन सा ऑप्शन बैठ गया, ई वाला ऑप्शन बैठ गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बैठ गया आपका, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं प्रॉब्लम नंबर 36। बहुत आसान है प्रॉब्लम ये भी, देखिए ध्यान से क्या कहती है। 2 spherical ball of masses ma and mb are hung vertically from 2 strings of length la and lb, then they are executing SHM with frequency fa equals to 2fp। हम सब जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 1/2π इन केस ऑफ SHM स्क्वायर रूट ऑफ g/l। ठीक है, तो अगर मैं दो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो लूँ FA/FB, तो वो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट में LB/LA, कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में LB/LA। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है द 2 स्फेरिकल बॉल MA MB। ठीक है, FA कितना गिवन है, 2FB के इक्वल गिवन है। FA कितना गिवन है, 2FB। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, और जैसे ही आप FA की जगह 2FB रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा, FB से FB कैंसिल, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में LB/LA। तो स्क्वायर करो दोनों तरफ का, जब स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, LA इक्वल्स टू LB/4, LA इक्वल्स टू LB/4। कैलकुलेशन आप वीडियो को पॉज करें, खुद से करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिजन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाई लिक्विड ड्रॉपलेट थ्योरी। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं द हु इवेल्युएटेड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली विद चार्ज, मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से करा गया था। नेक्स्ट आते हैं ए कार बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट। क्वेश्चन में क्या गिवन है, EMF कितना गिवन है, 12 वोल्ट EMF गिवन है, और साथ साथ क्या गिवन है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r गिवन है कितना, 5 × 10⁻⁻2 ओम, और आपका जो करंट है गिवन है I कितना गिवन है, 60 एम्पियर, राइट, ये एंगस्ट्रॉम है तो 60 एम्पियर है, इसे कर लें एम्पियर। ठीक है, देन द टर्मिनल वोल्टेज आपसे भी पूछा है, तो सिंपल क्वेश्चन है। V इक्वल टू क्या होता है, हम सब जानते हैं E+IR। V इक्वल टू क्या होता है, E+IR। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो आंसर बैठेगा इसमें वो देखिए ध्यान से, E की जगह आ जाएगा 12, यह आ गया 12 + 5 6 30, 300 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आपका 3 आ गया, 12 5 3 कितना हो जाएंगे आपके 15 वोल्ट। आंसर क्या आ जाएगा आपका 15 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में 2 बल्ब ऑफ 400 वाट 200 वोल्ट, 100 वाट 200 वोल्ट, देन द करेक्ट रिलेशन फॉर रेजिस्टेंस के लिए पूछा गया आपसे। देखिए यहाँ से हम सब जानते हैं पावर इक्वल टू होता है V²/R। पावर इक्वल टू क्या होता है, V²/R। दैट मीन्स पावर जो हो गई प्रोपोर्शनल टू किसके हो गई, 1/R के। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी पावर
कम, या हम कह सकते हैं जिसकी पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो इसलिए क्या हो जाएगा, R40 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, R100 से। R40 से ग्रेटर देन हो जाएगा, R100 से ग्रेटर देन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 40 जो आपका रेजिस्टेंस आपका 40, सॉरी आप पावर के साथ डिपेंडेंसी चेक करो, जिस यहाँ से देख सकते हैं हम R प्रोपोर्शनल टू 1/P, जिसकी पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, और जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो हम देख सकते हैं पावर 100 वाट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस 100 वाट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट कहता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अकॉर्डिंग जो मास होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, और आई इक्वल टू होता है Q/T। तो मास किसके प्रोपोर्शनल आ गया, चार्ज के प्रोपोर्शनल आ गया। किसके प्रोपोर्शनल आ गया, चार्ज के। तो M प्रोपोर्शनल टू Q हो गया। ठीक है, ए टॉल मैन ऑफ हाइट 6 फीट वांट टू सी हिज फुल इमेज। अगर किसी व्यक्ति को अपनी फुल इमेज देखनी है तो जो मिरर है कम से कम हाफ हाइट का होना चाहिए, इसलिए जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, h/2, और h कितना गिवन है आपको 6, 6/2 दैट इज कितना आ जाएगा आंसर, 3 फीट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 फीट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 43 प्रॉब्लम, कहती है द पोटेंशियोमीटर इज बेस्ट फॉर मेजरिंग वोल्टेज। क्यों? इट हैज ए सेंसिटिव गैल्वेमीटर, इट हैज वायर ऑफ हाई रेजिस्टेंस, इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस लाइक क्लोज सर्किट। देखिए थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, सीधे सीधे आप आंसर डाल सकते हैं क्या, इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस लाइक इन ओपन सर्किट। कैसे? ओपन सर्किट की तरह पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। नेक्स्ट आता है फॉर ए प्लैनेट हैविंग मास इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ। एक प्लैनेट है जिसका मास अर्थ के मास के इक्वल है, बट द रेडियस इज 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस 1/4 है। आपसे बोला एस की वेलोसिटी इस प्लैनेट के लिए कितनी होगी। तो देखिए ध्यान से, मास सेम, रेडियस 1/4। मैं राइट बोर्ड पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ आपको। तो क्वेश्चन क्या बन गया, हम जानते हैं एस्केप वेलोसिटी अर्थ पर कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला रखेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 2gme/re। ठीक है, जो किसके इक्वल है, 11.2 के इक्वल है। नए प्लेनेट पे गए, उसके लिए एस्केप वेलोसिटी निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, स्क्वायर में 2g एज इट इज, me एज इट इज, r कितना हो गया है बेसिकली बाई, एक मिनट, 2gme/re हो गया। ये कितना हो जाएगा, आर ई एज इट इज रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देख लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, कहाँ है आपका 1/4, रेडियस क्या हो गई 1/4, तो ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा। अब ये 4 स्क्वायर रूट से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट में 2gme/re, और इसकी वैल्यू कितनी है 11.2, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 11.2, और ये कितना आ गया 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना आ गया 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, ये भी आपका हो गया, कितना आ गया 22.4। नेक्स्ट है द करेक्ट रिलेशन इज, कौन सा रिलेशन करेक्ट है, सीधे सीधे फॉर्मूला है बीटा इक्वल्स टू α/1 - α। द लाइफ स्पैन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इज। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा, फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड बहुत कम है। द कैटायंस एंड एनायंस आर अरेंज इन अल्टरनेट फॉर्म इन, कहाँ पर अरेंज होते हैं, आयनिक क्रिस्टल में आपके। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है ये भी। नेक्स्ट आता है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डू ट्रांजिशन फ्रॉम n = 4 टू n = 2 द एमिटेड, देखो सेकंड में आ रहा है तो बामर होगा, बामर होने के साथ साथ क्या होगा, चूंकि 4 से आ रहा है तो सेकंड लाइन होगी, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। 49 कहता है ए बबल ऑफ ग्लास, सॉरी ए बबल इन ग्लास mu = 1.5। ठीक है, व्हेन viewed फ्रॉम वन साइड अपीयर्स एट 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर साइड। एक ग्लास में बबल है, जो एक तरफ से देखते हैं तो 5 सेंटीमीटर पे, दूसरी तरफ से देखते हैं तो कितने पे है आपका 2 सेंटीमीटर पे। तो सीधे सीधे इसकी देखो वन साइड जनरल कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ, फ्रॉम वन साइड जब हम इसे ऑब्जर्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, जो भी थिकनेस है उसमें से माइनस करके डिवाइड बाई 5 पे दिख रहा है आपका, कितना हो गया आपका 1.5 के इक्वल। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, जब अदर साइड से देखेंगे, अदर साइड से आपका कितने पे दिख रहा है, x कंसीडर कर रखा है हमने, तो कितना हो जाएगा x/2 इक्वल टू कितना 1.5। जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हमें t की वैल्यू निकालनी है, और t की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आएगी 10.5 सेंटीमीटर। कितनी आएगी 10.5 सेंटीमीटर। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, विच पेयर हैव नॉट इक्वल डायमेंशन, कौन से पेयर की डायमेंशन इक्वल नहीं होती। देखिए यहाँ से एनर्जी टॉक सेम होती है, फोर्स की होती है mLT/2, इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, तो इनकी इक्वल नहीं होगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। याद रखेंगे, इस नॉट बहुत कंफ्यूजन करता है बच्चों को, जल्दीबाजी में नॉट भूल जाते हैं, याद रखेंगे नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने AIPMT 2000 का पेपर डिस्कस करा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम, जिसको डाउट क्लियर ना हुआ प्रॉब्लम का, वो स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सअप दे दे, हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के आपको प्रोवाइड करा देंगे व्हाट्सअप पे। ठीक है, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको इस डिस्प्ले पर दिख ही रहा होगा। और इसी तरीके से लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।
धन्यवाद।